नमस्कार छात्रों। आज का यह प्रश्न पत्र कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के राजनीति विज्ञान का है और इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र कैसा है, यह जो पैटर्न है यह बोर्ड परीक्षा पैटर्न है और आगामी वार्षिक परीक्षा में हमको इसी स्तर का और लगभग ऐसा ही पेपर देखने को मिल सकता है। इसलिए हमको आगे के लिए भी आज हमारा पेपर कैसा भी रहा हो, लेकिन हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको मिल सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए साथ में। सबसे पहले निर्देश जो कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते, तो ख़ास तौर पर प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो निर्देश होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए कि आपको पूरा प्रश्न पत्र समय पर यदि करना हो और उसमें अच्छे अंक लाने हो तो निर्देश में जो बारीकियां होती हैं उनको समझ लेना चाहिए। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ होते हैं, प्रत्येक 1 अंक का होता है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी इसमें शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहेगी, यानी लगभग 3 लाइन। उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें शब्द सीमा होगी 75 शब्द, यानी लगभग 6 से 7 लाइनें तो कम से कम 3 अंक के प्रश्न के उत्तर में रहनी चाहिए। फिर आता आपका 20 से 23 प्रश्न तक जो 4 अंक के होते हैं और इसमें शब्द सीमा 120 शब्द होती है, जो कि कम से कम 10 से 12 लाइनें मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी आप 4 अंक के हकदार हैं। यदि इससे कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो आपके नंबर घट सकते हैं। तो जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं आगामी परीक्षा में, क्योंकि 12वीं की जो अंक सूची होती है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको बता दूं कि जो पिछला पेपर मैंने डिस्कस किया था कल के दिन, और उस डिस्कशन से और जो पुराने प्रश्न थे उसमें से कुल मिलाकर उस 18 मिनट के वीडियो में 13 क्वेश्चन लगभग वैसे ही आए हैं। तो एग्ज़ाम के पहले तक जो आपकी तैयारी है वह बूंद बूंद करके बढ़ती है। हर एक बात महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुने और अपनी मेमोरी बनाकर रखें। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ पर साम्यवादी पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण शक्ति स्तंभ है, खासतौर पर शीत युद्ध के समय था, और आज भी अमेरिका और रूस का जो एक द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन में रूस जो कि नेतृत्व करता है सोवियत संघ का, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सोवियत संघ पर साम्यवादी पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया, इसका लगभग उत्तर हो जाएगा 70 वर्षों तक। तो इसके संस्थापक की बात करें तो लेनिन को इसका संस्थापक माना जाता है साम्यवादी पार्टी का। इसके बाद स्टालिन भी एक प्रमुख पार्टी नेतृत्व में आते हैं। तो एक ये 2 नाम है, ये महत्वपूर्ण है, व्लादिमीर लेनिन एवं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का एक प्रसिद्ध वाक्य है, एक देश में समाजवाद। यह नारा दिया था जोसेफ स्टालिन ने, एक देश में समाजवाद। साम्यवाद क्या होता है, जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं, साम्यवाद। तो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना, या उनमें आर्थिक जो संसाधन है वह सभी में एक जैसे ही बांटना, समानता के सिद्धांत पर इनकी कार्य करने के तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेशन विजय संबंधित है। तो मैंने कल इसके बारे में चर्चा की थी, कारगिल युद्ध 1999, और इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था। पहला ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1965। तो
इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। इसी युद्ध की समाप्ति के बाद फिर ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका बांग्लादेश संकट 1971। यह घटना उस समय हुई जब पाकिस्तान का एक हिस्सा विभाजित होकर बांग्लादेश बना। उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। उसके बाद आता है भारत चीन युद्ध 1962। तो 1962 में जो एक हमारा देश उस समय शुरुआती तौर पर उतना सशक्त नहीं था, तो इसलिए चीन ने उस युद्ध में हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया। उसमें अरुणाचल प्रदेश और कुछ लद्दाख वाला क्षेत्र ये सब कब्जा किया था। लेकिन वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश हमारे पास में है, लेकिन कुछ क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों में नहीं है? तो हमारे जानकारी में होना चाहिए कि जो यूएनओ है उसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और कौन सा है? फ्रांस और ब्रिटेन। तो 3 यहाँ पर हैं, यानी इजराइल इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2020 में विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी महामारी फैली थी? तो इसमें हो जाएगा आपका कोविड-19। कोविड-19 एक महामारी के रूप में फैली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? इसकी चर्चा हमने कल की थी। इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे हम बढ़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा की थी 25 जून 1975 को। आपातकाल एक ऐसी स्थिति थी जिसमें पूरे देश में इमरजेंसी की शर्तों को लागू किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों के पास कोई विशेष ताकतें नहीं रहती हैं, पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। यह स्थिति होती है। उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए और लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में आपातकाल को देखा जाता है। फिर आता है रिक्त स्थान। तो इसमें पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम? तो यूरो कल हमने चर्चा की थी। और यूरोपीय संघ जिसमें देशों की संख्या 27 है, इसका प्रतीक चिन्ह एक नीले ध्वज पर 12 सितारों का एक लोगो होता है। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत हुआ था। और इसमें हम देखें तो एक कुछ समय पहले ब्रेग्जिट, इससे ब्रिटेन अलग हुआ था, इसलिए उस घटना को ब्रेग्जिट कहते हैं। और इन्होंने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक उद्देश्य से इसको बनाया था। यह एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, जिसको हम यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं। फिर आता है आपका सार्क, जिसको दक्षेश में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें तो सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसके सदस्य देशों के हम यदि नाम याद करें तो आपको मिल जाएगा, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका। और तो ऐसे कुछ हमको देश याद रहेंगे। फिर आगे आता है आपका जैविक हथियार समझौता। इसके बारे में कल चर्चा की थी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था, लेकिन यह लागू हुआ 1975 में। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो अध्याय है उससे आया है क्वेश्चन। फिर आता है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो यह कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। 2 सदस्य और थे, उनके नाम के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और इसी आयोग के द्वारा प्रथम भाषाई राज्य
आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, जिसमें पोटी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी और यह एक व्यापक मुद्दा बना और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसके पक्ष में भाषाई राज्य के रूप में पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट 53 में गठन होने के बाद रिपोर्ट दी थी 1955 में। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, एक्ट, वह आया 1956 में, जिसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की सहमति प्रदान की और उसी के तहत 7वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1956 में, जिससे अन्य राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। गरीबी हटाओ का नारा, यहाँ पर वही क्वेश्चन जो कल डिस्कस किया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। हालांकि यह नारा दिया गया था 1971 में, लेकिन इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया गया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, जिसके माध्यम से इसको उन्होंने लागू किया। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, जिनको उपनाम के रूप में लोकनायक भी कहा जाता है। लोकतंत्र की जो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली कहें या फिर जो स्थिति ऐसी बनी हुई थी, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और नैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के समाप्ति करने तक छात्रों का सहयोग लेकर बिहार के गांधी मैदान से इस चीज़ को, इस क्रांति का सूत्रपात किया और यही क्रांति आगे आपातकाल का मुख्य कारण बनती है। यह क्रांति 5 जून 1975 को जेपी, या जिसको जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, तो उनके द्वारा शुरुआत की और वही लगभग 1 वर्ष बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के साथ एक राजनीति के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कालखंड साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। जी हाँ, नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार बनाई गई थी, उसको हमने 1989 में उसको गिराकर शीत युद्ध का अंत करने का एक पुख्ता प्रमाण दे दिया। यह कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर पर 51 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो हमने पढ़ा है कि 51 देश शामिल थे, इसमें पोलैंड भी शामिल था, तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंघली समुदाय की प्रमुख भूमिका थी, यह भी कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि तमिल एवं सिंघली समुदाय इस समस्या के 2 पक्ष थे और इसकी भूमिका में जो लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, जिसका प्रमुख था प्रभाकरण, तो इसी लिट्टे के द्वारा फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या करने में भी इसका षड्यंत्र शामिल होता है। और इसी संघर्ष में जो ये जातीय संघर्ष था, 1987 में भारत को शांति सेना श्रीलंका भेजनी पड़ी, लेकिन वह कोई अच्छे संकेत नहीं थे हमारे लिए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमको। तो यह कथन सत्य हो जाएगा कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंघली समुदाय की प्रमुख भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि लौह पुरुष तो हमारे पटेल साहब हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला पॉइंट आता है, सन 1947 से 1967 तक भारत में बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में रही। तो बहुदलीय नहीं थी, एक दलीय प्रणाली थी, क्योंकि उसमें केवल कांग्रेस वर्चस्व में थी। 67 के बाद धीरे धीरे बहुदलीय प्रणाली का अस्तित्व आया, तो यह कथन असत्य हो जाएगा।
अगला पॉइंट है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह कथन सत्य है। उज्बेकिस्तान, जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है, उस समय तो वह यूएसएसआर का एक गणराज्य हुआ करता था, और वहाँ पर रूस के जो प्रधानमंत्री थे कोसिगन, उनकी मध्यस्थता में अयूब खान जो पाकिस्तान का पीएम था और हमारे पीएम देश के कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके बीच यह समझौता हुआ था। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। अब आते हैं सही जोड़ी तरफ। तो इसमें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 में। न्यू मूर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। फिर आता है परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम NPT भी कहते हैं, तो यह 1968 में है हुई। इसके अलावा सीमांत गांधी, कल भी इसके बारे में चर्चा की थी हमने, खान अब्दुल गफ्फार खान, एवं 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके अलावा पूरब की ओर देखो नीति, यह हमारी विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है और इसका प्रारंभ नरसिम्हा राव सरकार में होता है। वर्ष 1974 की रेलवे हड़ताल इस जॉर्ज फर्नांडीज से संबंधित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्लादिमीर लेनिन। 1917 के आसपास इन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की और एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में लेनिन जाने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है? तो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को इसकी विश्व की पुलिसमैन कही जाती है। फिर आता आपका, तो एक चर्चा कर लेते हैं UNO के अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्यतः 6 अंग शामिल हैं। इसमें आपका महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होती है, इसके अलावा वो न्यास परिषद होती है, इसके अलावा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, एक आपका सचिवालय होता है। इसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है महासचिव, जो कि वर्तमान में कौन है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1985 में। और इसके आगे अगला प्रश्न है कि इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? तो यह प्रश्न आपके खाड़ी युद्ध से संबंधित है, जो कि खाड़ी देश जो अरब प्रायद्वीप में होते हैं, तो वहाँ 1990 के समय इराक का जो प्रमुख तानाशाह बोल रहे हैं या जो भी सद्दाम हुसैन, एक चर्चित नाम है, और शायद आपने यदि दिलचस्पी से कभी कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ा सुना होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को कब्जा करने के लिए यह गतिविधि की थी और कुवैत को नुकसान पहुंचाया। फिर बाद में UNO एवं USA इन्होंने हेल्प की कुवैत की, और इराक को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अंततः फिर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न आता है, देशी रियासतों की संख्या कितनी है या कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या 562 मुख्यतः देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं 565 भी मिलती है। इसमें केवल 3 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतें एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अपना ली गई थी, यानी भारत में उसका विलय कर दिया गया था। और इन विलयों की जो प्रोसेस में मुख्य भूमिका थी सरदार पटेल की, एवं जो उसके सचिव थे वो BP मेनन थे। तो ये नाम BP मेनन भी आ सकता है, पटेल भी आ सकता है, तो हमको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 3 रियासतें थी, इसमें एक जम्मू कश्मीर थी और एक जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी। तो इनको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो
हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर दस्तखत करके भारत में अपनी रियासत को शामिल किया। इसके बाद जो गुजरात का जूनागढ़ है, उसने जनमत संग्रह के आधार पर अपनी रियासत को भारत में शामिल किया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, ध्यान रखें इसको बच्चे आज कुछ गलत करके आ गए, उस संविधान सभा के विशेष सत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो इसको आपने शायद पढ़ा होगा कि जो भाषण था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जो कि भाषण दिया गया था। तो ऐसा हमको ध्यान रखना है। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिसमें हमारी विदेश नीति और हमारी शांति प्रियता को देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें हम एक दूसरे की एकता अखंडता का सम्मान करना, यानी दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों पर कोई भी ऐसा मतभेद की बात ना करें जिससे कि किसी की संप्रभुता का उल्लंघन हो। अनाक्रमण की नीति अपनाना, यानी आक्रमण ना करके शांति वार्ता या द्विपक्षीय वार्ता द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। परस्पर लाभ एवं सह अस्तित्व की नीति का भी पालन किया जाएगा। ऐसे हम काम करें जिससे दोनों देशों को लाभ हो। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके बारे में हमने चर्चा की, और आशा है कि आपको ये डिस्कशन कुछ ज्ञानवर्धक लगा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे कुछ और वीडियो आगे चलकर हम लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय के साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके लिए याद करने में, समझने में भी सहायक सिद्ध होगा। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं या जो आपकी समस्या है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यह काम आपको ठीक लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में जो आपके कक्षा 12वीं के छात्र हैं उनको भी भेज सकते हैं, कुछ हेल्पफुल होगा। और मिलते हैं आगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।